हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो है मात्रक एवं मापांक। याद रखेंगे, इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है, या हम कह सकते हैं दूसरा वीडियो है, या दूसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो क्या है तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, दो टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे, बट ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो है मात्रक की पद्धतियां। अब मात्रक की पद्धतियों पर हम डिस्कस करेंगे कि कितने होते हैं जी मात्रक की पद्धतियां, ठीक है ना। पद्धति मतलब समझ रहे हैं ना, सिस्टम। मात्रकों की मतलब यूनिट ऑफ सिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है ना। मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती है ये हमें जानना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मात्रक की मुख्यतः तो तीन ही अभी तक पद्धतियां होती हैं, बट हम चार लेकर चलते हैं, ठीक है ना। चार, बट मोस्टली तीन ही हम लेकर चलते हैं। तो मात्रक की मुख्यतः तीन पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी जी, तो यहाँ पे आप समझिएगा कौन कौन सी। तो सबसे पहला जो होता है हमारे पास जो है सीजीएस पद्धति। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, सीजीएस पद्धति। सबसे पहली बात हमारे पास आता है सीजीएस पद्धति। दूसरा जो हमारे पास आता है जो है हमारे पास एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। और तीसरा हमारा जो आता है जो होता है एमकेएस पद्धति। तो ये हमारे पास तीन पद्धतियां हैं। और एक और आता है जो कि मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, एसआई पद्धति। अभी हम इसको बताएंगे कि एसआई पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास चार पद्धतियां आपको दिखाई दे रही हैं। मात्रक की तीन मुख्यतः पद्धतियां होती हैं। एक एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और एक है एसआई पद्धति। इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मात्रक की पद्धतियां। देखिए यहाँ पे मात्रक, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई का मतलब समझ रहे हैं। अरे भैया, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है ना। क्या है जी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस में क्या हो जाएगा, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस मतलब होता है, एमकेएस मतलब एमकेएस, सीजीएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली आप इतना याद रखेंगे। ये हमारे क्या है, इसका मतलब क्या है, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति है। इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ये है जी। तो यहाँ पे मुख्यतः तीन हमने बताया। एसआई सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड है, और एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड है। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, कैसे हुआ, ये सब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पहले जब शुरुआती में मात्रकों की पद्धतियों पे खोज हो रही थी, तो उस समय सबसे पहला जो मात्रक दिया गया था वो है सीजीएस पद्धति, जहां पे सी क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब लंबाई। सबसे पहले हमें क्या क्या मापने की आवश्यकता पड़ा, मूल जो राशियां होती हैं उसकी हमें आवश्यकता पड़ी। जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ी कि कोई भी, मान लेते हैं हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हम जाकर कह देते हैं अभी 1 मीटर हमें कपड़ा दे दीजिए। तो कपड़े को मापने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। या मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा रड है या छड़ है, तो उसको हमें मापना है कि इसकी लंबाई कितनी है।
तो कैसे हम मापेंगे? तो उस जब नहीं था ये सब चीजें, ठीक है, कि ये जब सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं थे, तो उस समय पर इसी को मापने के लिए सबसे पहले एक पद्धति बनाई गई जो है सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी छड़ है तो उसको मापने के लिए, किसी की लंबाई मापने के लिए हम पहले सेंटीमीटर में मापते थे। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता था। कोई भी चीज अगर है, मान लेते हैं हम दाल खरीदने जा रहे हैं और दाल हम अभी कह देते हैं भैया 200 ग्राम दाल दे दीजिए या 2 केजी दाल दे दीजिए या 200 केजी दाल दे दीजिए। तो मतलब 200 केजी मतलब हम कह देते हैं ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं हमें कोई भी मसाला लेना है तो हम कह देते हैं 100 ग्राम ये मसाला दे दीजिए। तो हम पहले क्या है, अभी हम कह दे रहे हैं, बट उस समय पर जब इसकी खोज नहीं हुआ था तो उस समय पर बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है, जैसे कि उस समय पर अदला बदली होता था कि आप मुझसे आटा ले लीजिए और मुझे आलू दे दीजिए, समझ रहे हैं, तो इस तरीके से। बट उतना अच्छे से ये नहीं चल पा रहा था, इसीलिए क्या किया गया, क्या बनाया गया, एक पद्धति बनाया गया जिसको हम ग्राम से, मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया गया। द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, द्रव्यमान मतलब जैसे कि चीनी हम लेते हैं तो कह देते हैं 2 ग्राम मतलब 100 ग्राम चीनी दे दीजिए या 500 ग्राम चीनी दे दीजिए। तो वही चीनी जो वजन है ना, वही द्रव्यमान है जी। और सेकेंड, समय को मापने के लिए सेकेंड का हम प्रयोग करते थे। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि सीजीएस पद्धति आया जिसमें हमने लंबाई की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हमने सेंटीमीटर से लंबाई मापा, ग्राम मतलब द्रव्यमान को ग्राम से मापा और समय को सेकेंड से मापे हमने। ठीक है ना। उसके बाद बहुत दिनों तक ये नियम मतलब चला, उसके बाद ये फिर से इसको हमने फ्लॉप कर दिया गया, फेल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके बाद दूसरा, अभी हम बताएंगे क्यों फेल हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास पद्धति ये आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एफपीएस पद्धति। अब एफपीएस पद्धति जो है, इसका फुट पाउंड सेकेंड इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और जहाँ पे फुट को लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग करने लगे, पाउंड को मापने के लिए मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड का प्रयोग करने लगे और समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करने लगे। इस तरीके से जैसे अभी भी हम कहते हैं ना, अगर हमारी हाइट को मापना है तो हम कह देते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, तो वो कह देता है 5 फुट इतने इंच, 6 फुट इतने इंच। तो फुट में अभी भी हम लंबाई को मापते हैं। तो उसी तरीके से ये पद्धति आई जिससे लंबाई को माप सकते हैं, पाउंड को माप सकते हैं और समय को सेकेंड से मापते हैं। जैसे कि अभी भी आप जाएंगे केक खरीदने, हैप्पी बर्थडे जो होता है बर्थडे, ठीक है ना, तो बर्थडे में क्या करते हैं, केक खरीदने जाते हैं तो वो पूछते हैं दुकानदार कि कितने पाउंड का आपको केक चाहिए। मतलब केक को हम पाउंड से मापते हैं ज़्यादातर, ठीक है, केजी से भी मिल जाता है बट पाउंड का वहाँ पे उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से आया जी। याद रखेंगे जो हमारे पास एफपीएस पद्धति है ना, इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है, देखिए अब ब्रिटिश पद्धति में इसका उपयोग होने लगा। अब आता है कि देखिए पहले सेंटीमीटर आया था, फिर से ये आया। अब क्या हुआ, हमें लंबी लंबी दूरियों को मापने की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि मान लेते हैं छोटी दूरियां मापने थे, मान लेते हैं घर की लंबाई मापनी हो, अपनी लंबाई को पता करना हो तो आसान पड़ता था, इतने में हो जाता था। बट अब हमें दूरी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। मान लेते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है ये मापना है, तो उस तरीके से सेंटीमीटर में मापेंगे तो अंक ज़्यादा आ जा रहे थे, समझ रहे हैं ना, अंक ज़्यादा आ जा रहे थे। ठीक है, तो उस तरीके से दिक्कत हो रही थी। जैसे कि मान लेते हैं हमें मापना पड़ रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की लंबाई कितनी है, मतलब सूर्य की दूरी कितनी है, तो दूरी लंबाई से ही तो मापते हैं। तो अब इतने में अगर हम सेंटीमीटर से मापेंगे तो अंक पूरे भर जाएंगे। तो इसीलिए उस समय पर बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। इसलिए उसके बाद ये दोनों नियम को फ्लॉप करके मतलब ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, बट तीसरी एक और पद्धति आ गया जिसे हम एमकेएस पद्धति के नाम से जानते हैं। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब क्या हुआ कि इसे सेंटीमीटर को क्या किया गया, मीटर में चेंज कर दिया गया। मतलब अब लंबाई को हम किससे मापने लगे, मीटर में।
किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान को हम किससे मापने लगे, किलोग्राम में, और समय को किससे मापने लगे, तो सेकेंड से ही मापते थे समय को। समझ रहे हैं? तो इतनी बात आप समझिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे चेंज किया गया, ग्राम को किलोग्राम में, सेकेंड को सेकेंड में यहाँ पे दर्शाया गया। याद रखेंगे, एक बात मैं बता दूं, ये सभी पद्धतियों का उपयोग उस समय तक किया गया था। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे एक परेशानी आ गई कि जैसे कि मान लेते हैं एक देश में हैं आप, वहाँ पे मान लेते हैं कि ये चल रहा है CGS या MKS पद्धति चल रहा है, या CGS पद्धति चल रहा है, और दूसरे देश में FPS पद्धति चल रहा है। तो आप मतलब CGS पद्धति में मान लेते हैं आप 10 किलो आलू लेकर आए, 10 किलो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 1000 ग्राम आपने क्या लिया, द्रव्यमान, मतलब 1000 ग्राम आपने आलू को लेकर आए, आपको उसको बेचना है। तो द्रव्यमान में अगर दूसरे देश में बेचेंगे तो वहां पे पाउंड चलता है, आप द्रव्यमान में मतलब आप क्या ग्राम में लेकर आए हैं, वहां पे पाउंड में लेकर पाउंड वहां पे चलता है, वो समझते हैं। तो इस तरीके से दिक्कत आने लगी, ठीक है, कि हम तो ग्राम समझते हैं, पाउंड नहीं समझते, दूसरे देश के लोग ग्राम समझते हैं, मतलब पाउंड समझते हैं, ग्राम नहीं समझते। तो इस तरीके से दिक्कत आने लगी। उसीलिए पूरे देश के जो वैज्ञानिक है वो सभी एकजुट हुए, एक जगह मिले, और उसके बाद वो मिलकर एक पद्धति बनाए जिसका नाम ही है MKS पद्धति। इसी MKS पद्धति को उन्होंने पूरे विश्व के लिए लागू कर दिया। इसी MKS पद्धति को उन्होंने SI पद्धति का नाम दे दिया, और उन्होंने ये कहा कि अब जो MKS पद्धति, मतलब MKS पद्धति को SI पद्धति नाम दिया गया, और यही मीटर किलोग्राम सेकेंड है, ये प्रत्येक मतलब पूरे संसार में ये लागू होगा और चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाया गया, समझ रहे हैं। तो जो यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है कि MKS पद्धति कैसे बना, तो याद रखेंगे पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक है वो मिले, और वो कहाँ मिले, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक और बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में, नोट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि याद रखेंगे MKS जो पद्धति बन रहा था, तो ब्रिटिश मतलब जो ये कैसे बना, तो ये आप याद रखेंगे फ्रांस के पेरिस नामक एक स्थान है। तो फ्रांस के पेरिस में क्या हुआ, वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई, वैज्ञानिकों का क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिकों की क्या हुई, मीटिंग हुई। और उसमें मीटिंग में जो पूरे विश्व के लिए जो MKS पद्धति है उसको लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, MKS पद्धति है ना, इसको लागू कर दिया गया। इसको अब MKS पद्धति उन्होंने ना कहकर इसी को नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, SI पद्धति कह दिया, SI पद्धति। समझ रहे हैं? तो MKS पद्धति SI पद्धति है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, तो ये आप याद रखेंगे फ्रांस के पेरिस में वैज्ञानिकों का मीटिंग हुआ, उसमें इन्होंने MKS पद्धति जो है उसको SI पद्धति कह दिए। यही सभी दिशाओं क्या होता है, सभी मतलब हम कह सकते हैं देशों में लागू है जी। कभी भी आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पे मीटर में मांगेंगे तो मिल जाएगा, कोई भी लंबाई वाली चीज़ें, कोई भी द्रव्यमान वाली चीज़ें हैं तो किलोग्राम में मिल जाएंगे, और समय तो सेकेंड में ही मापा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पहली बात जो है, जो कि हमने आपको बताया मात्रक की पद्धतियाँ, ये आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और आवश्यक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। बीमीय सूत्र निकालना सीखें। तो अब हम जानने वाले हैं, आसानी तरीके से सीखेंगे कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर देखिए क्लास 9th में, और क्लास मतलब 9th में नहीं, 11th में तो ये टॉपिक है ही। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, आप 10th में चले जाएं। 10th में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 12th में मतलब 100% इसका उपयोग है जी, 11th और 12th में। तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बीमीय सूत्र आपसे पूछ लेता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि बीमीय सूत्र निकालते कैसे हैं आसानी से। सबसे पहली बात, यहाँ पे इतनी बेसिक बात है, आप जानते हैं कि जो लंबाई है, इतनी बेसिक बात है कि लंबाई है, इसको हम किससे में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। और जो द्रव्यमान है इसको किलोग्राम में मापते हैं,
और जो समय है उसको हम सेकेंड में मापते हैं। इतनी बात आप बेसिक जानते हैं। बीमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं जी? तो यहाँ पे एक इस तरीके से ML/T इस तरीके से लिखे जाते हैं। संरचना आपको पता ही है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे M क्या है, तो याद रखेंगे जो द्रव्यमान है ना, इसको M से हम दर्शाते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान को हम M से दर्शाते हैं। जहां भी द्रव्यमान आया उसको हम M से दर्शाएंगे। जहां पर भी लंबाई आई ना, लंबाई आया तो वहां पे हम L से दर्शाएंगे। और जहां पर भी समय आया तो उसको हम T से दर्शाएंगे, T से दर्शाएंगे। समझ रहे हैं? तो मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान आ गया, तो द्रव्यमान के लिए हमने क्या पता है? द्रव्यमान का बीमीय सूत्र M होता है। तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा M। तो केवल हम M लिख देंगे। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए M, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? M लिख सकते हैं और फिर से L0 और T0 लिख सकते हैं। मतलब केवल यहाँ पे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए M लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे लंबाई इसमें है जी? नहीं है। तो इसलिए लंबाई की जगह पे L हमने लिखा, लंबाई को L और 0 हमने कर दिया, समय को T करके 0 कर दिया कि इसका मतलब नहीं है ये सभी। तो या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे। दूसरा, जैसे कि लंबाई है, तो लंबाई का बीमीय सूत्र L होता है। लंबाई का बीमीय सूत्र L होता है। आप देख सकते हैं लंबाई का बीमीय सूत्र L होता है। तो या तो L आप लिख दें ओनली, या आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे M0। देखिए M तो यहाँ पे नहीं है, द्रव्यमान तो नहीं है, तो M0। L है तो L लिख दिए और T नहीं है तो T0 कर देंगे। तो या तो ये लिखे या तो ये लिखे या ये लिखे, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। अगला आता है समय। अब समय को बीमीय सूत्र क्या होता है? T होता है। तो ये हमने T लिख दिए। या तो ओनली T लिख दें, या आप क्या लिख देंगे? M0 L0 और T है तो T हमने लिख दिया। याद रखेंगे इसके ऊपर चाहे तो 1 1 1 हम लिख सकते हैं, बट हम इतना बात बेसिक जानते हैं जिसके घात कुछ नहीं यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका मतलब है एक एक घात है। अभी हम बेसिक चल रहे हैं दोस्त, परेशान नहीं होंगे, सब समझ में आएगा और सब हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए, इतनी बेसिक बात आपने समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ तक जो स्टूडेंट समझ गए ना, उनको मतलब सब समझ में अब आ जाएगा। चलिए, जैसे कि अब हमारे पास आता है वेग, तो मैं आपको लिखकर यहाँ पे दिखा रहा हूँ वेग का बीमीय सूत्र। तो वेग का बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे बताऊँ। वेग मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं वेग का बीमीय सूत्र। तो वेग का पहले फॉर्मूला हम देखेंगे क्या है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है। यही होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अब देखिए विस्थापन मतलब क्या है? विस्थापन को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं, ये बात पता ही है। तो विस्थापन को मीटर मतलब मीटर से मापते हैं ना, तो मीटर किसकी मात्रक होता है? लंबाई का, तो लंबाई हमने लिख दिया। समय को सेकेंड से हम मापते हैं, तो समय मतलब सेकेंड है। तो यहाँ पे इतनी बात हम जानते हैं कि विस्थापन मतलब लंबाई है, तो लंबाई को हम L से दर्शाते हैं। लंबाई का बीमीय सूत्र L होता है, देख रहे हैं, लंबाई का बीमीय सूत्र L होता है, तो L हमने लिख दिया। समय का बीमीय सूत्र क्या होता है जी? तो समय को हम T से, समय का बीमीय सूत्र T होता है, देखिए ना, समय का बीमीय सूत्र T है, तो T हमने लिख दिया। तो L/T यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखिए, कुछ नहीं तो इसके घात 1 है, इसका भी घात 1 है, हमने बताया था कि 1 होता ही है। अब ये यहाँ पे +1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो वेग का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ये L1 है और ये T क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये आपका L1 और T -1 है, यही आपका वेग का बीमीय सूत्र है। तो या तो आप ऐसे लिख दें L1 T -1, या आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब M तो यहाँ पे नहीं है, बट सिस्टमैटिक लिखने के लिए M, L और T का होना आवश्यक होता है, ऐसे हम मानते हैं। तो यहाँ पे M तो L और T है, M नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? M को लिखेंगे और 0 कर देंगे।
मतलब m नहीं है, ठीक है ना। l है तो l, यहाँ पे चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि 0 नहीं है तो इसका मतलब 1 यहाँ पे है। और t है तो t लिख दिए, -1 हम दर्शाएंगे, तो ये हमने लिख दिया। समझ रहे हैं। तो ये है हमारा वेग का बीमीय सूत्र, जो है क्या, m0l t-1। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, m0l t-1, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला दूसरा आता है त्वरण। अब त्वरण का विमीय सूत्र हमें निकालना है, पहली बात समझ गए। अब चलिए अब दूसरा हम निकालते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ना सब याद होगा, समझ में भी आएगा। अब मान लेते हैं हमें त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है, तो सबसे पहले त्वरण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेग बटे समय होता है नॉर्मली अगर हम कहें तो वेग बटे समय होता है, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात हम समझ गए। अब देखिए आपको अभी हमने वेग का विमीय सूत्र निकालना सिखाया है, कैसे निकलता है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब वेग को फिर से हम तोड़ेंगे निकालेंगे तो ये टाइम लगेगा। तो वेग का विमीय सूत्र क्या है, m0l t-1। तो यहाँ पे हम इसका ऊपर लिख दे रहे हैं कि m0l t-1। तो ये हमने लिख दिया। और समय का विमीय सूत्र क्या होता है जी, समय का विमीय सूत्र होता है t1, यही ना होते हैं जी, t1। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे त्वरण का विमीय सूत्र अगर टोटल परफेक्ट बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये m0 फिर से l है तो l हमने लिख दिया, और t-1 पहले से है, और ये अगर चला गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी t प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये भी t-1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हर समान होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं ना, तो ये हमारा m0l ये t नीचे t है, हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0l t-2 होता है। तो ये हम क्या लिख देंगे, m0l t-2 हो जाएगा। तो ये हमारा त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। समझ रहे हैं दोस्त कैसे हम निकाल रहे हैं, इसी तरीके से सभी का निकालना है हमें। चलिए और आगे हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगला आता है बल। अब बल का हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो बल का बताइए फॉर्मूला क्या होता है। अब जिनको बल का फॉर्मूला नहीं पता वो कैसे निकाल पाएंगे। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है जी। अब बताइए द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, तो ये हमने लिख दिया इसका m। अब यहाँ पे m के पावर 1 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 होता ही है, ठीक है ना। किसी के पावर अगर 0 ना हो तो इसका मतलब 1 है। अब त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अभी हमने निकाल के सिखाया है, आप चाहे तो फिर से तोड़ कर निकाल सकते हैं। बट त्वरण का विमीय सूत्र हम यहाँ पे जानते हैं m0l t-1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि m0l और t-2 होता है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, हर समान होगा तो घातों को जोड़ लेते हैं गुणा में हो तो देखिए हर समान है तो हर हमने यहाँ पे m लिख दिए, और इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 0 है तो 0 और 1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर से l है, यहाँ पे l तो नहीं है तो इसका मतलब फिर से हम l यहाँ पे लिख देंगे, और t-2 है तो t-2 कर देंगे। समझ रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया कि ml t-2, मतलब m यहाँ पे 1 लिखे हैं तो यहाँ पे भी l1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये 1 जो हमने लिखा है हटा भी सकते हैं। तो m1 l1 t-2 कह दें, या ऐसे कह देंगे कि ml t-2, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, विमीय सूत्र बल का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ml t-2, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको निकालना आ रहा होगा।
इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस जितना करेंगे ना सब समझ में आएगा। अगला हमारा आता है कार्य। तो कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनको तो दिक्कत होगी दोस्त, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है ना। तो अब बल का विमीय सूत्र हमने निकाल कर अभी आपको सिखाया है MLT-2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे MLT-2 और यहाँ पे विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। L ही तो होता है, विस्थापन मतलब लंबाई से मापते हैं, तो लंबाई का विमीय सूत्र L होता है, तो L हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये M है, M इधर नहीं है तो M जैसा है वैसे हमने लिख दिया। अब देखिए L है, L है, हर समान है तो घातों को जोड़ेंगे, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी 1 है, तो हर समान है तो घातों 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 कर दिए और T-2 है तो T-2 मतलब ML2T-2 हो जाएगा, किसका, कार्य का विमीय सूत्र। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ML2T-2, ठीक है जी। चलिए अगला आता है दाब। अब आता है कि दाब किसे कहते हैं, प्रेशर क्या होता है जी। अब दाब क्या होता है, सॉरी तो यहां पे आप याद रखेंगे दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अब हम इसका निकाल के अगर देखें हम तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब बताइए बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अभी ना हमने निकाला जी, बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है। तो ये हम लिख देंगे ऊपर कि MLT-2 होता है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है, तो L लिख दिए हमने, लंबाई का विमीय सूत्र L होता है तो L लिख दिए। चौड़ाई जो है ना उसको भी हम मतलब लंबाई से ही तो मापते हैं चौड़ाई को ना, तो लंबाई मतलब चौड़ाई का भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे, L मतलब क्या हो जाएगा, L के पावर 2 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो ये हम क्या लिख देंगे, L के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात अगर समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये L है तो L हमने लिख दिया, T-2 हमने लिख दिए, और ये L के पावर 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएंगे, तो L के पावर माइनस में 2 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएंगे, M ये L के पावर 1 है, ये -2 है, तो L के पावर क्या हो जाएगा, -2 और 1, मतलब -2 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा, -1 ही तो बचेगा, तो -1 और ये T के पावर -2 है तो ये T के पावर 2 हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया, ML-1T-2 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र। तो ये हम लिख दे रहे हैं ML-1 और T-2 हो जाएगा, ठीक है जी। अगला आता है संवेग। अब आता है संवेग का विमीय सूत्र। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब संवेग का फॉर्मूला आपको पता है ना, एक एक करके आप समझ रहे हैं कैसे हम निकाल पा रहे हैं ना, इसी तरीके से आप निकालेंगे जी। संवेग का फॉर्मूला आप जिनको नहीं पता होगा वो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मैं कहूँगा सभी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, जितनी भी भौतिक राशि आपको लगता है आवश्यकता पड़ेगी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, तो ये हमने m लिख दिया। अब वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1 होता है। देखिए m0 LT-1, तो m0 का 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, बट फिर भी m0 L T-1 होता है, तो ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे,
सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं, गुणा का ना चिन्ह रहेगा जी, द्रव्यमान गुणे है तो हर समान्य घातों को जोड़ लेंगे तो m हर समान्य तो घात, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 0 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो m 1 हो जाएगा। l है तो l लिख दिए और t - 1 हमने लिख दिया। यहाँ पे l के पावर 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब तो 1 है ही, तो आप चाहे तो ना भी लिखे, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो m1 l1 t - 1 कह दें या ओनली ml t - 1 कह दें, ये किसका संवेग का हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ml t - 1, ये हमारा संवेग का हो जाएगा जी। अंतिम जो हमारा आता है आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आयतन बराबर क्या होता है जी, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए अगर लंबाई को भी हमें मापना है तो लंबाई को मीटर से ही मापते हैं, ठीक है ना, तो लंबाई को मापते हैं मीटर से, तो इसका विमीय सूत्र L होता है लंबाई का, ये हम जानते हैं। चौड़ाई को भी मीटर से ही मापते हैं तो इसका भी विमीय सूत्र L ही होता है। अगर ऊंचाई को भी मापना है तो हम मीटर से ही मापते हैं, ठीक है ना, तो इसको भी विमीय सूत्र L होता है। हर सामान्य घातों को जोड़ लेंगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 होगा, इसका भी 1 होगा। हर समान है तो हर हमने लिख दिया केवल L, 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो आयतन का विमीय सूत्र L के पावर T कह दें, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m नहीं है तो m0, L है तो L3 हम लिख दिए, T नहीं है तो T0 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा जी। तो यही आयतन का विमीय सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, m0 LT L3 और T-0। तो इस तरीके से दोस्त विमीय सूत्र हम निकालते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में विमीय सूत्र निकालने का बेसिक हमने यहाँ पे नॉलेज प्रस्तुत किया है, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ाई करना है। अभी तो हमने नॉर्मली हमने बताया है, अदर बहुत सारे अभी हार्ड आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे अदर और भौतिक राशियों को हम निकालेंगे वो आप समझेंगे जी। तो आपको निकालने के लिए भौतिक राशियों का, इसका आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं ज़रूर पार्ट 2 भी इसका ले आऊँगा, ठीक है ना। अगर विमीय सूत्र आप और भी कहेंगे कि हाई स्टैंडर्ड लेवल तक आप बताइए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना आवश्यक है। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जितने हो सके जो आपके फ्रेंड हैं जिनको मतलब विमीय सूत्र निकालने नहीं आता, तो उनको बेसिक ये जो नॉलेज है उनको लिए वीडियो को लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 11th का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, फिजिक्स की केमिस्ट्री का। यदि आप चाहें तो वहाँ से अपने अच्छे तरीके से 11th का सीक्वेंस वाइज फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।